Good morning, student. Today we start chapter 5, our environment, energy flow in the ecosystem. You had studied in class 9 that the habitat of Kani Machri in Kotumsar caves. You had also studied about the habitat of several other organisms in the same chapter. What is habitat? Habitat क्या होता है? Habitat is very important for the survival of organism. The interrelationship of abiotic and biotic factor in the habitat of an organism play an important role in its life. In chapter 1 we have studied evolution, that adaptation of organism occur in different ways in habitats due to different abiotic and biotic conditions. The population of adapted organisms increases and impacts the population of other organisms of the same habitat. In this chapter, we try to study the interrelationship of organisms in their habitat. लास्ट ईयर आप क्लास 9th में हैबिटेट चैप्टर में कानी मछली कोतुमसार केव्स की कहानी पूरी पढ़े थे, दैट आई हैव एक्सप्लेन। और चैप्टर 1 इवोल्यूशन में भी आपने पढ़ा था कि सर्वाइवल में आपको जिस एनवायरनमेंट में हो उसमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो चेंजेस आते हैं, जैसे टेक एग्जांपल ऑफ द बिक्स ऑफ द फिंचेस। हमने देखा कि फिंच जो है इनके बिक जो है वो क्या है, डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट फूड कंडीशन। हमने ये चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा इवोल्यूशन। अब ये सारे चेंजेस उनके इसमें आते हैं क्योंकि उनको वहाँ सरवाइव होना है। तो ये सारे चेंजेस आने के बाद क्या हो जाता है, द पॉपुलेशन ऑफ एडप्टेड ऑर्गेनिज्म, population of adapted organism increases and impact of population of other organism of the same habitat। तो वहाँ पे हमने देखा कि फिंच ने अपनी बीक को उस तरह से चेंज कर लिया था जिसकी वजह से नंबर ऑफ फिंचेस इंक्रीज हो गए थे और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे कि जिनको फूड ना मिलने से वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे थे। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर हैबिटेट। वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में बहुत सारे उनके अलावा भी फैक्टर्स हैं, उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है। जब भी हम एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तब हमारे सामने दो फैक्टर्स आते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑल लिविंग फैक्टर्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, दैट वी हैव टू स्टडी। एंड वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू, यू हैव टू सेलेक्ट एन एरिया अराउंड हाउस और स्कूल। आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास का एरिया आपको सिलेक्ट करना है, वो भी ऐसा एरिया जो जिसमें may be a part of a garden or a grassy field. The area should be such that you could observe it regularly. पहली बात यह है कि वो थोड़े से वहाँ पे हरियाली हो, may be a part of garden or a grassy field. उसके बाद वो ऐसा एरिया हो जिसको आप सुबह शाम ऑब्जर्व कर सकोगे, मतलब आपके घर के आसपास हो। फिर उसके बाद उस एरिया में आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर ऐसे मार्किंग करना है और उस जो मार्क पोर्शन है उसको आपको सुबह शाम ऑब्जर्व करना है। वहाँ आपको कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं उनको आपको लिखना है। फिर ग्रास एंड जो भी दिखते हैं उनको आप क्या करोगे, रोज लिखोगे। डिग द सॉइल एज वेल टू काउंट ऑर्गेनिज्म, और कभी कभी कीड़े नीचे भी रहते हैं ज़मीन के तो थोड़ा सा आप उसको खोद भी सकते हो, डिग कर सकते हो। ट्राई टू कीप काउंट सच दैट यू काउंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वंस ओनली, और इस तरह से काउंट करोगे कि एक ऑर्गेनिज्म एक ही बार काउंट हो। इफ़ देयर आर एनी ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, बुशेस
काउंट देम अंडर द ग्रुप ऑफ प्लांट, और उसमें कोई आपको छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं तो उनको भी आप क्या करोगे, अलग से मेंशन करोगे। इस तरह से आपको क्या करना है, उस एरिया की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास रखना है। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व एनी फूड चेन और फूड वेब इन द मार्क एरिया। क्या उस एरिया में आपको कोई फूड चेन दिखी या कुछ ऐसे लगा कि यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को खाने वाले कीड़े हैं, कीड़ों को खाने वाले और कोई दूसरे बड़े कीड़े हैं, ऐसे कुछ आपको दिखा वहाँ पे? कुड यू ऑब्जर्व एनी फूड वेब और फूड चेन इन होल गार्डन? व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर? वहाँ पे आपको लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर कौन से देखने को मिले वो भी आप अपने इसमें लिखोगे। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में आपको उस प्लेस में क्या चेंजेस नज़र आए वो भी आप मेंशन करोगे। और आपको फिर एवरेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डे कितने दिखे इसको भी आपको निकालना है। एवरेज हाउ टू कैलकुलेट दैट यू नो वेरी वेल। नाउ डू यू थिंक द ऑर्गेनिज्म इन द एरिया हैव इनफ रिसोर्स फॉर देयर सर्वाइवल? और जो भी कीड़े या मकोड़े जो भी आपको वहाँ एंट देखने को मिलते हैं तो उनको खाने के लिए वहाँ पे सफिशिएंट फूड सोर्स रिसोर्स है? All organisms in an area depend on each other and their environment for some basic needs like food, reproduction and shelter. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया depends on each other and their environment for some basic need like food, reproduction and shelter. हमारी बेसिक नीड जो होती है उसके लिए सभी जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इंटर रिलेटेड रहते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है वो हम पढ़ सकेंगे फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू। और इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स वी शैल स्टडी विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस तरह से हमें इंटर रिलेशनशिप स्टडी करना है बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। We shall try to study the flow of energy mainly among biotic component with a mention of about energy flow in the abiotic environment. हमें इसके अलावा एनर्जी फ्लो यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ एनर्जी कैसे फ्लो होती है अमंग बायोटिक मीन्स लिविंग विद अ मेंशन ऑफ अबाउट एनर्जी फ्लो इन एबायोटिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है नॉन लिविंग फैक्टर्स उनके थ्रू हम एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ कैसे जाती है ये भी हम इसमें एनर्जी फ्लो डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। Let us start our chapter. First part is meaning of an ecosystem. Now what is meaning of an ecosystem? A self-coordinated system develops in an environment. Self-coordinated system इसको कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता है, खुद से ही कोऑर्डिनेट रहती है, विच वी कॉल इकोसिस्टम, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ड्यू टू इंटर रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट कंपोनेंट, और ये क्यों ऐसे सेल्फ कोऑर्डिनेटेड है? क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट कंपोनेंट, एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके आपस में जो मेल जोल है इसकी वजह से क्या होता है, एक सिस्टम बनती है। और वो कैसी है? सेल्फ कोऑर्डिनेटेड, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी को उसको कोऑर्डिनेट करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप क्या होती है, चलते रहती है। दैट वी कॉल इकोसिस्टम। Now the ecosystem word was first used in the year 1935 by an environmentalist named A.G. Tansley. इकोसिस्टम ये वर्ड सबसे पहले यूज़ करने वाले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है A.G. Tansley. According to him, the interrelationship of biotic and abiotic component in an environment forms a system of continuous exchange of nutrient energy. By collecting, comparing and analyzing data collected of different parameters in the environment, we can predict and find out the effect of certain specific parameters on the environment.
इन्होंने बताया कि इंटर रिलेशनशिप जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट की, ये क्या करती है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस एक्सचेंज, वो आपस में एक्सचेंज करते रहती है न्यूट्रिएंट एनर्जी। कैसे? बाय कलेक्टिंग, कंपेयरिंग एंड, उन्होंने इसको कैसे बताया, जो भी इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसको उन्होंने बताया कि एक ये सिस्टम फॉर्म करती है और उस सिस्टम को जोड़ने वाला मेन जो फैक्टर है वो उन्होंने बताया है न्यूट्रिएंट एनर्जी। और ये किस बेसिस पे बताया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सैंपल का स्टडी किया, उनको जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था उसको उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया उसका, और बहुत सारे पैरामीटर यानी बहुत सारे फैक्टर पे उन्होंने क्या किया, उस एनवायरनमेंट का स्टडी किया। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बेस्ड मेनली ऑन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज द स्टडी ऑफ एन एनवायरमेंटल सिस्टम और इन शॉर्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हम स्टडी करते हैं, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स यानी फूड एक से दूसरे की तरफ कैसे जा रहे हैं और एनर्जी कैसे एक से दूसरे को मिल रही है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, किसको, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इन्वायरमेंट की जो बायोटिक और लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो एक दूसरे से एनर्जी और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करके एक सिस्टम बनाते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इट इज़ नॉट बाय एनी मीन्स इसेंशियल फॉर कंडीशन टू रिमेन सेम इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ज़रूरी नहीं है कि इकोसिस्टम के सारे पैरामीटर्स या कंडीशंस सेम रहे, इट डिपेंड अपॉन, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। कंडीशंस इन एन इकोसिस्टम अंडरगो कंटिन्यूअस चेंज ड्यू टू डाइवर्स एंड नेचुरल फिनोमिना। अब ये जो इकोसिस्टम की कंडीशंस है वो क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू डाइवर्स नेचुरल फिनोमिना, कुदरत का ही क्या होता है, हर जगह पे हम देखते हैं तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर, हमारे यहाँ के रेन कंडीशन बोल सकते हैं, हमारे यहाँ का वाटर रिसोर्स, ये सब की हम बात करते हैं तो अलग अलग जगह ये अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाती है वो चेंज हो जाती है। ह्यूमन इंटरवेंशन कॉज सीवियर चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन इन एन इकोसिस्टम। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, बहुत सारे हैं जो कि हम आजकल हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसका भी क्या होता है, वो अपनी एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। वी कैन स्टडी द इकोसिस्टम ऑफ डाइवर्स एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट लाइक अ ट्री गार्डन, फार्म, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब हम लोग यदि बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो जहाँ पे गार्डन है वहाँ का इकोसिस्टम, जहाँ पे घना जंगल है, खेत है, तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इकोसिस्टम जो है अंडरगो कंटिन्यूअस चेंजेस, इसमें बदलाव आते जाते हैं। द हैबिटेट ऑफ कानी मछली ऑफ कतुमसार केव्स would be an ecosystem study if we make an attempt to study interrelationship of biotic and abiotic factors of the habitat। कानी मछली का जो हमने स्टडी किया था, तो कानी मछली कैसी थी, वो ऐसे केव्स में यानी गुफाओं में रहती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सूरज की रोशनी नहीं आती थी, और वो कानी मछली कैसी थी, ब्लाइंड थी। तो वहाँ के बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, बाहर की जो सी या ओशन के देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। देयर आर सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन अ सेल लाइक बैक्टीरिया, वायरस दैट आर प्रेजेंट इन सेलुलर एनवायरनमेंट। लार्ज इकोसिस्टम, ओशन की यदि हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ओशन में आपको बहुत सारे प्लांट्स भी दिखेंगे, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स भी दिखेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें देखने को मिलेंगे और बैक्टीरियाज भी, वायरस भी देखने को मिलेंगे। ये सारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, खुली आँख से हमें देखते नहीं है। दे फॉर्म सेलुलर एनवायरनमेंट, वो एक तरह का एनवायरनमेंट, वातावरण तैयार करते हैं, वो होता है सेलुलर एनवायरनमेंट। लेट अस स्टडी एन इकोसिस्टम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंटर रिलेशनशिप। हमें इकोसिस्टम के बारे में यदि ज़्यादा पढ़ना है तो हम अभी एक फार्म का, राइस फार्म का इकोसिस्टम देखने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म।
We know that most food chains start with plants are capable of converting solar energy to that stored in chemical bonds of compounds by the process called photosynthesis. हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, वो सारे प्लांट क्या करते हैं, सूरज की रोशनी का यानी सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ केमिकल कंपाउंड, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर दस कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए हम प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर दैन प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन आर यूजुअली कंज्यूमर. फूड चेन की यदि बात करते हैं तो प्लांट के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स या आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे वो सारे कैसे हैं, कंज्यूमर है, वो फूड को कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते. प्रोड्यूसर मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कंज्यूमर मीन्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड. द प्रोड्यूसर इन अ राइस फार्म आर मेनली द राइस प्लांट. अब राइस फार्म में प्रोड्यूसर कौन है, राइस प्लांट. धान की खेती में धान का पौधा जो है वो क्या हो गया, प्रोड्यूसर. सेवरल ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन अ राइस फार्म फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन. जब उसका बीज बोने से यानी पौधा लगाने से उसका हार्वेस्टिंग तक, फसल काटने तक, वहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमें देखने को मिलते हैं. सम ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन द सॉइल वाइल सम इन वाटर वाइल सम अदर्स ऑन द राइस प्लांट इटसेल्फ. अब हमें ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे कीड़े, एक तो उस मिट्टी में, उसके बाद वो धान का पौधा पानी में रहता है तो पानी में, और उस पौधे के ऊपर भी. देयर आर ओकेजनल विजिटर्स एज वेल एज विजिट राइस फार्म फ्रॉम सम टाइम. इसके अलावा उस धान की खेती को खाने वाले प्लांट पौधों को वो भी जानवर कभी कभार आ जाते हैं. जैसे कि अब हमारे यहाँ वो टिड्डियाँ आई थी और उन टिड्डियों ने बहुत सारे खेतों की फसल नष्ट कर दी. उस तरह से ऐसे विजिटर्स भी आते हैं जो कि फसल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. वी फाइंड एन इकोसिस्टम चेंजिंग ओवर टाइम ऑन दिस फार्म. तो इस फार्म का इकोसिस्टम क्या हो गया, हाँ, समय के साथ चेंज होते गया. वी मे हैव ऑब्जर्व्ड अ राइस फार्म ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. एनलिस्ट ऑल एबायोटिक कंपोनेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट आपको इस राइस फार्म में देखने को मिल रहे हैं उन सारे को आप लिखोगे. तो पहला तो सॉइल है, दूसरा वाटर है, तीसरा एयर है, इसके अलावा एक तो आपको अपने मन से लिखना है. देन डिस्कस विथ यूर फ्रेंड, जितने भी आपको ऑर्गेनिजम्स कीड़े वहाँ पे देखने को मिले हैं उनका आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का स्टडी करना है. व्हाट आर डिफरेंट फूड चेन दैट यू मे ऑब्जर्व इन द गिवन फूड वेब, सिलेक्ट राइट एनी 5 ऑफ देम. और वहाँ के कितने फूड चेन आपको देखने को मिले हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे. फूड चेन सब पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है फूड वेब इन अ राइस फार्म. वो एक कैसे दिया है वो देखो. यहाँ पे बहुत सारे 5 फूड चेन आपको मिलेंगे और ये 5 फूड चेन या मोर देन 5 मिलके पूरा फूड वेब बन गया है, जाला बन गया है. तो एक मैं बता देती हूँ आपको. पहला है ये धान के पौधे जो कि प्रोड्यूसर है. इनको खाने वाले कौन है, छोटे छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको खाने वाली उस पानी में रहने वाली फिश, और फिश को खाने वाला एक तो इंसान है. फिर दूसरा फिश को और कौन खा सकता है, आउल खा सकता है. इस तरह से आपका एक फूड चेन हो गया. आप इसी फूड वेब में से 5 फूड चेन को अलग अलग लिखोगे. ठीक, ये आपका रहा होमवर्क. अब यहाँ पे दिया है स्टडिंग अ फूड चेन ऑफ फूड वेब, एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म found in a hectare of a rice farm. It was found that the number were in following sequence. 1000 स्क्वायर मीटर के धान के खेत में इनको इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिले. कितने पौधे लगे हैं यहाँ पे, तो 1 लाख पौधे हैं. कितने चूहे हैं, 1000. चूहों को खाने वाले स्नेक कितने हैं, 50, और 50 स्नेक को खाने वाले हॉक्स हैं 5. विच ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर, इसमें कंज्यूमर कौन है, प्लांट के अलावा जितने भी है वो सारे कैसे हैं, कंज्यूमर्स है. हाउ मेनी राइस प्लांट वुड फीड अ रैट, कितने
1000 रैट है और उनके लिए कितना सारा राइस प्लांट है, 1 लाख। अ हॉक फीड्स ऑन हाउ मेनी स्नेक, 50 स्नेक। इट रैट्स आर किल्ड, इफ रैट्स आर किल्ड हाउ वुड इट अफेक्ट राइस प्लांट। यदि ये चूहे ख़त्म हो जाते हैं तो राइस प्लांट पे क्या हो जाएगा, तो राइस प्लांट को खाने वाले थोड़े कम हो जाने, तो 1000 राइस प्लांट में से बहुत सारे राइस प्लांट क्या हो जाएंगे, सरवाइव हो जाएंगे। If you answer the above question on the basis of the given food web, how do you think the killing of rat would affect the population of the squirrels and the herbivores insect feeding on plant? रैट की संख्या कम होने से बाकी जो एनिमल्स है उसमें उसके ऊपर क्या असर होगा, ये आपको इसमें देखना है। There is such a lot of diversity in living world that the relationship of eating and being eaten cannot be completely understood by a food chain. यदि हम फूड चेन से ही पूरा स्टडी करना चाहेंगे तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। Food web gives a better preview of same. We study food chain and food web that some organisms are solely dependent on plant while others are solely dependent on other organism. कुछ इसमें ऐसे है कि जो पूरी तरह से हर्बीवोर मतलब शाकाहारी है जो कि प्लांट के ऊपर ही निर्भर करते हैं, और कुछ ऐसे कार्निवोर्स है जो कि उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब उनका फूड वो ऑर्गेनिज्म ही है। This gives us an idea that there are different levels in this relationship of eating and being eaten. यदि हम देखते हैं तो इस फूड वेब में बहुत सारे लेवल्स है जिसमें प्लांट को खाने वाले, फिर पहले तो प्लांट आएंगे, फिर प्लांट को खाने वाले बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स, उन एनिमल्स को खाने वाले अलग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस इंटर रिलेशनशिप को हमें स्टडी करना है, और ये सारी जो लेवल्स होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। नाउ यू रीड द चैप्टर, राइट द आंसर, ट्राई टू राइट द आंसर इन योर बायो कॉपी। थैंक यू।